तो भाई आज हम आप लोगों को रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है भाई ये ऑल यूजी कोर्सेज में होता है। किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में मिलता है, किसी को सेकंड में, किसी को थर्ड में, किसी को फोर्थ में, किसी को फिफ्थ में, किसी को सिक्स्थ में। तो आप लोगों के पास ये किसी भी सेमेस्टर में जो है हो सकता है। लेटेस्ट सिलेबस जो है भाई आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा छोटा सिलेबस है। गिनती की इसमें 3 यूनिट आप लोगों को दी गई है। अब एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं भाई, मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि भाई हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करा है। उसे देखकर एक ही चीज समझ में आई है कि इसमें भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पीछे भागोगे तो आप लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि भाई आप लोग जो है डायरेक्टली पूरा सिलेबस जो है उसे ही पढ़ लो, फिर चाहे कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे आप इजिली एग्जाम में कराओगे। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये भाई आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो भाई आप लोगों का 70 मार्क्स का आया हुआ है और इसमें आप लोग को 2.5 घंटे जो है दिए गए हैं करने के लिए। इसके भाई जब अगर आप क्वेश्चंस वगैरह चेकआउट करोगे तो भाई क्वेश्चंस आप लोगों के जो है छोटे छोटे टॉपिक पे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि भाई आप लोग तभी कर पाओगे जब आप लोगों को पूरे चैप्टर की नॉलेज होगी। सिमिलरली भाई आप लोग दूसरा क्वेश्चन पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर का, तो ये भी भाई आप लोगों का जो है 70 मार्क्स का आया हुआ और इसमें भी भाई आप लोगों को 2.5 घंटे दिए गए हैं करने के लिए। और इसके भी अगर भाई आप लोग क्वेश्चन पेपर देखोगे, देख के एक ही चीज समझ में आएगा कि भाई आप लोग के क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। उसका रीजन यही है कि भाई छोटे छोटे टॉपिक को जो है बीच में से पूछ लिया जा रहा है, जिस वजह से भाई ये क्वेश्चन जो है कभी भी रिपीट आप लोग के नहीं होने वाले। ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर का तीसरा क्वेश्चन पेपर, जो भाई आप लोगों का 30 मार्क्स का आया हुआ और इसमें 1 घंटा जो है आप लोगों को दिया गया है पेपर करने के लिए। इट मीन्स भाई ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, इस सब्जेक्ट का पेपर आप लोगों का 30 नंबर का भी आ सकता है या 70 नंबर का भी आ सकता है। उस हिसाब से भाई आप लोग को 1 घंटा भी दिया जा सकता है या 2.5 घंटे भी दिए जा सकते हैं। इसके भी भाई क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन जो है भाई किसी भी क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन आप लोगों के मैच नहीं करेंगे, हमने खुद से एनालाइज कर लिया है। छोटे छोटे टॉपिक पे अलग अलग चीजें जो है पूछी गई हैं बीच में से। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि भाई आप लोग इसमें क्वेश्चन आंसर के पीछे ना भागो, डायरेक्टली भाई आप लोग जो है चैप्टर्स पढ़ लो, जिससे भाई एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले बीच में छोटे छोटे टॉपिक से, तो भी आप आंसर कराओगे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैडम आप लोगों को बहुत अच्छे से सारे चैप्टर जो है पढ़ा देंगी। बाकी नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। तो देखो ये है हमारी यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल और इसे लिखा किसने, इसके ऑथर कौन है, E.M. फोस्टर। ठीक है, देखो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ इसमें है क्या। तो E.M. फोस्टर ने एक ट्रिनिटी कॉलेज में जाकर एक अपना लेक्चर दिया था, तो उसके अंदर उन्होंने नोवेल के बारे में बताया था कि नोवेल कैसे होते हैं, कैसे उन्हें पढ़ना चाहिए, नोवेल्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब किन किन चीज़ों से नोवेल बनता है, नोवेल को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, नोवेल से हमें क्या क्या पता चलता है। तो उन्होंने नोवेल को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था वहाँ पे। तो जो जो उन्होंने वहाँ पे उस लेक्चर में बताया था वही सब इस नोवेल के अंदर है। ठीक है, और इसका नाम उन्होंने दिया एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल। तो समझ आ गया बेसिकली कि नोवेल के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देखो हर आंसर को शुरू करने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन देंगे। जब भी आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक छोटू सा इंट्रोडक्शन दे देना आप भी। ठीक है, तो इसमें जो E.M. फोस्टर्स का ये वर्क है एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, ये पब्लिश हुआ था 1927 में और ये एक इन्फ्लुएंशियल वर्क है। ठीक है, देखो ये जो बुक है ये कोई हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है कि नॉवेल्स कैसे डेवलप हुए, क्या इनका डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस था, ऐसा कुछ भी नहीं है इस बुक में। बट हाँ क्या है कि नॉवल के यूनिवर्सल फीचर्स क्या होते हैं, है ना, नॉवेल्स हमें क्या एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं, आप नॉवेल्स को कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को उनसे जोड़ सकते हो, तो वो सारी बातें इसके अंदर बताई हुई है। तो एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल जो था ये ओरिजिनली एक क्लार्क लेक्चर सीरीज थी जो E.M. फोस्टर ने ट्रिनिटी कॉलेज में दी थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो उसी में से लेकर इनका जो ये एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल है इसको बनाया गया है। अब ये जो बुक है इसके अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे अलग अलग वेल नोन नॉवेलिस्ट से, लाइक चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टन, लियो टॉल्स्टॉय, वर्जिनिया वुल्फ, है ना, एंड मतलब बहुत सारे वेल नोन नॉवेलिस्ट है जिनके एग्जाम्पल्स आपको इस नॉवेल्स के अंदर, इस बुक के अंदर मिलेंगे। अब चलो शुरू करते हैं ऑथर एंड हिज वर्क्स। देखो ये वाला जो पार्ट है इसको हर हर यूनिट में जो मैं आपको स्पेसिफिकली ऑथर के बारे में बताऊंगी इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि एग्जाम में आपके ऑथर्स के बारे में पूछ लेते हैं।
तो अभी आप E.M. फोस्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनका पूरा नाम है एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। इनका जो जन्म हुआ था वो 8 जनवरी 1879 में लंदन इंग्लैंड में हुआ था। इनकी फैमिली की बात की जाए तो ये जब बहुत छोटे बच्चे थे इनके पिताजी तभी गुजर गए थे। इनको इनकी मदर ने और इनकी आंटी ने यानी कि मौसी वगैरह, ठीक है ना, तो इन्होंने इनको पाला था, बड़ा किया। ये एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड में इनकी अपब्रिंगिंग हुई है। और एजुकेशन की बात की जाए तो ये जब छोटे थे इन्होंने टॉनब्रिज स्कूल से एजुकेशन लिया, जो इनको ज्यादा खास पसंद आया नहीं था वहाँ के रिजिड एनवायरनमेंट की वजह से। बाद में इन्होंने किंग्स कॉलेज में कैम्ब्रिज में जाके स्टडी की, ठीक है ना। वहाँ पे इनको लिटरेरी सर्कल मिला, लाइक पढ़ाई से रिलेटेड, ये साहित्य वगैरह इनसे रिलेटेड सर्कल मिला, और फ्रेंडशिप मिली अच्छी लोगों की, तो जिन लोगों ने इनके वर्क को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। उनका बहुत असर देखने को मिलता है इनके काम पर, इनकी बुक्स के अंदर। देखो जो फोस्टर है उन्होंने जो ज्यादातर अपनी बुक्स लिखी थी वो उस टाइम पे लिखी थी जहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस होने लग रहे थे वर्ल्ड के अंदर, तो उनके काम में भी आपको उसी की झलक देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए तो मतलब मेजर थीम्स इनकी जो बुक्स है उनमें आपको ज्यादातर किस मतलब क्या क्या थीम देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला ह्यूमन कनेक्शंस। ये ह्यूमन कनेक्शंस को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं अपनी बुक्स के अंदर, लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप की, एक मतलब अच्छे रिलेशनशिप की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये इस पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। तो इसके लिए इनका एक बहुत फेमस फ्रेज भी है, लाइक ओनली कनेक्ट, ये बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरा क्रिटिक ऑफ एडवर्डियन सोसाइटी। देखो उस टाइम पे जो क्लास डिविजन मतलब बांटी हुई थी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, आप थर्ड क्लास के लोग हो, आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते, ऐसा था ना। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी है ना, तो उसमें था ना कि फर्स्ट क्लास के लोग अलग जगह बैठे थे, थर्ड क्लास के लोगों को अलग जगह दिया था, वो लोग एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं थे, उनका खाना भी एकदम डिफरेंट था। तो उस टाइम पे ये क्लास को डिवाइड किया हुआ था, तो ये उसकी बहुत ज्यादा निंदा करते थे, जेंडर रोल्स की, मेल ये करेंगे फीमेल्स ये करेंगे, तो ये इसको बहुत ज्यादा मतलब इन्हें पसंद नहीं था। तो इनके काम में आपको पता चलेगा ये उसकी हर जगह क्रिटिक कर रहे हैं उसको, मतलब निंदा कर रहे हैं उसकी। देन कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। देखो इन्होंने क्रॉस कल्चरल टेंशंस को भी बहुत ज्यादा दिखाया है अपनी बुक में। पर्टिकुलरली अगर बोला जाए तो इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनिज्म को ज्यादा दिखाया है। देन रिप्रेस्ड सेक्सुअलिटी, यानी कि देखो एक इशू था उस टाइम पे कि सेक्सुअलिटी को बहुत ज्यादा माना जाता था कि अगर कोई होमोसेक्सुअल है तो उसको अरे ये तो बहुत बेकार है, इसको अलग रखो, ये रखो। तो इन्होंने इसको सामने लाए, इस इशू को, आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी वाले इशू को इन्होंने एड्रेस किया, ठीक है ना। स्पेशली इनका एक काम था, एक बुक थी इनकी मॉरिस, उसके अंदर इन्होंने इससे रिलेटेड बातें की हैं काफी ज्यादा। तो वो अपने टाइम से काफी आगे थे अगर हम बात की जाए फोस्टर्स की। देन ह्यूमनिज्म एंड पर्सनल ग्रोथ। देखो इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेशन, यानी कि कंपेशन होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, ह्यूमन कनेक्शंस, इनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है। देन रिबेलियन अगेंस्ट कन्वेंशन। देखो इन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी ना उसमें इन्होंने जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, लाइक सामाजिक प्रथाएं, कुप्रथाएं जो होती है ना उस टाइम पे, उसको इन्होंने बहुत ज्यादा चैलेंज दिया, ठीक है ना। मतलब इनको वो ज्यादा पसंद नहीं थे कि लोग अपने पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए ऐसे सोसाइटल नॉर्म्स वगैरह चला देते थे, तो इनको ये पसंद नहीं था, ये इसके अगेंस्ट थे। तो ये कुछ थीम्स थी जो इन्होंने ज्यादातर अपने बुक्स में दिखाई। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ मेरिट एक अवार्ड था इनको 1946 में मिला, ये एक यूके का प्रेस्टिजियस अवार्ड है। देन इनको बहुत सारी ऑनरी डिग्री भी मिली, और ये अपनी ज्यादातर मतलब लाइफ के लिए ये किंग्स कॉलेज के एक फेलो बनकर रहे, फेलो यानी कि साथी, ये एक साथी बनकर रहे किंग्स कॉलेज के, मतलब अपनी ज्यादातर जिंदगी में ये उससे जुड़े रहे उस कॉलेज से। देन डेथ की बात की जाए तो 7 जून 1970 को कोवेंट्री इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 91। देखो इन्होंने ज्यादा काम नहीं किया, इनका जो काम था वो रिलेटिवली स्मॉल था, लेकिन फिर भी जो इनका असर देखने को मिला, इनका जो इन्फ्लुएंस था लिटरेचर पर या फिर कल्चर पर, वो मतलब एक छाप छोड़ के गई है अपनी, ठीक है ना। अभी देखते हैं की वर्क्स, मतलब इन्होंने मेन क्या क्या काम किए। तो एक था इसमें अ रूम विद अ व्यू, ये 1908 में इन्होंने बुक लिखी थी। अब ये किससे रिलेटेड थी, यहाँ पे मैंने वो प्लॉट लिखा हुआ है, ये देख लेना किस चीज से रिलेटेड थी। देन होवर्ड्स एंड, ये इन्होंने 1910 में लिखी थी, ये 3 फैमिलीज की रिलेशनशिप के ऊपर थी। देन अ पैसेज टू इंडिया, ये 1924 में लिखी थी इन्होंने, और ये ब्रिटिश राज के बीच में, मतलब जब ब्रिटिश राज था ना इंडिया पे, तो ये तब लिखी गई थी। और इसमें फ्रेंडशिप के ऊपर फोकस किया था, एक इंडियन डॉक्टर था अजीज एंड एक ब्रिटिश टीचर था फील्डिंग, तो इन दोनों की फ्रेंडशिप दिखाई गई है कि उस टाइम पे क्या उनको मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और कैसी उनकी फ्रेंडशिप थी। देन ये मॉरिस आया, मैंने आपको बताया था, तो इसके अंदर उन्होंने एक यंग मैन के बारे में बताया है जिसने अपनी होमोसेक्सुअलिटी को दुनिया के आगे रखा था, ठीक है ना।
और ये वाली जो बुक थी ये उनके मरने के बाद पब्लिश हुई थी, तभी लिखा हुआ है पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली, यानी कि मरने के बाद, मरणोपरांत। 1971 में ये पब्लिश हुआ था। देन लॉन्गेस्ट जर्नी, ये 1907 की बुक है। ये इनके एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। उसके अलावा एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, ये 1927 में आया था, और ये उनका एक क्रिटिकल वर्क था जो उनके लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड था, जो उन्होंने कैम्ब्रिज में दिया था। ठीक है, तो इनमें से 4-5 नाम आप याद कर लेना। अब ये जो नोवेल है इसकी एक समरी देख लेते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल की। देखो, अगर इसकी अप्रोच की बात की जाए तो इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसे कन्वर्सेशनल और एक्सेसिबल वे में लिखा गया है। लाइक आप किसी से बात कर रहे हो, इस तरीके से इसको लिखा गया है। और ह्यूमर को बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब यूज किया गया है। स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट है उसको एक्सप्लोर किया है इसके अंदर, कि आप स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हो, कैसे लोगों को अपने नोवेल से जोड़ के रख सकते हो। फोस्टर जो है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि नोवेल जो है वो डिलाइटफुल और आपको एस्थेटिक प्लेजर प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपको उसके अंदर गुड कंटेंट और मतलब स्टाइल मिल जाता है। अगर कॉम्बिनेशन अच्छा है तो नॉवेल्स भी आपके लिए डिलाइटफुल हो सकते हैं। देखो, ज्यादातर लोगों को नॉवेल्स पढ़ना पसंद नहीं, उन्हें लगता है बोरिंग है, बट पढ़ के देखो अच्छे होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर टाइटल की बात की जाए तो ये वर्ड एस्पेक्ट ही क्यों चुना गया, मतलब एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल क्यों चुना? देखो, क्योंकि इसका कोई ऐसा स्पेसिफिकली मीनिंग नहीं है, मतलब इट इज वेग एंड अनसाइंटिफिक। वेग यानी कि अस्पष्ट, जिसको पूरी तरीके से मतलब आप समझा ना सको कि इसका क्या स्पेसिफिकली मतलब है या कुछ नहीं, और ये अनसाइंटिफिक है। इसकी वजह से रीडर्स को पूरी तरीके से फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप नोवेल को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जिस तरीके से आपको समझ आए आप समझ लो। तो ये टाइटल वही है। ठीक है, इसी वजह से इसको बोला है एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल। नोवेल रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे समझता है, कैसे पढ़ता है। ओके, अब आ जाते हैं हम की एस्पेक्ट्स जो कि इस बुक के अंदर एक्सप्लोर किए गए हैं, किन किन टॉपिक्स पे बात हुई है। सबसे पहले आ जाता है स्टोरी। स्टोरी जो होती है बेसिक और यूनिवर्सल एलिमेंट होता है किसी भी नॉवल का। अगर कोई स्टोरी नहीं होगी तो नॉवल ही क्या। ठीक है ना, हम मूवीज में देखते हैं स्टोरी के लिए देखते हैं, हम बुक्स भी पढ़ते हैं स्टोरीज के लिए पढ़ते हैं। तो स्टोरी तो बेसिक एलिमेंट हो गया, और ये हमारे क्वेश्चन का जवाब भी देती है। अब आगे क्या होगा कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अब आगे क्या होने वाला है, तो इस चीज का जवाब हमें स्टोरी से ही मिलता है। और ये रीडर्स को एंगेज करके रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पोस्टर्स का नजरिया देखा जाए तो जो स्टोरीज होती है वो बैकबोन होती है एक नोवेल की। ठीक है ना, वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एक नोवेल को। देन इसके बाद आता है कैरेक्टर्स। देखो, दो तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर्स एंड राउंड कैरेक्टर्स। फ्लैट कैरेक्टर्स यानी कि सिंपल और ऐसे कैरेक्टर्स जिनको आप प्रेडिक्ट कर लो। लाइक हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं तो कई बार आप प्रेडिक्ट कर लेते हो ना, अरे ये इसकी माँ है ना। देखो, पुराने जमाने की मूवीज में अपने लोगों ने देखा होगा माँ को ज्यादातर विधवा बनाया जाता था, गरीब बनाया जाता था, तो हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अरे इसको यही बनाएंगे, है ना। और आज के टाइम पे अगर सीरियल्स वगैरह देखा जाए तो उनकी ज्यादातर की जो स्टोरीज है वो सेम है। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप प्रेडिक्ट कर लेते हो, तो उनको बोलते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स, जिनका ज्यादा कुछ खास काम नहीं होता, वो सपोर्ट करने के लिए आते हैं और उनमें कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि सेम तरीके का काम उनमें दिखाया गया होता है। दूसरी बात की जाए राउंड कैरेक्टर्स की, तो एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनमें आपको रियलिज्म देखने को मिलेगा, लाइक ये रियल लाइफ से ऐसे लगता है कि यार सच्ची में कोई आदमी है ना। तो उनमें कैपेबिलिटी होती है ग्रोथ की और चेंज की, ये हमें फील देते हैं लाइक रियल पीपल। तो जब आप नोवेल पढ़ते हो तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप प्रेडिक्ट कर लेते हो, अच्छा आगे यही होने वाला होगा, है ना, हाँ हो सकता है इसके साथ आगे ये हो। तो वो कैरेक्टर्स हो जाते हैं फ्लैग कैरेक्टर्स, जिनको आप ज्यादा दिमाग लगाते नहीं हो, जोर नहीं लगाते। लेकिन जो कैरेक्टर्स आपको नोवेल पढ़ते पढ़ते ऐसा ले कि मतलब हाँ आपको पढ़ रहे हो लेकिन आपके माइंड में उसकी पूरी एक इमेज चल रही है, लाइक ये असली में ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, वो कैरेक्टर्स होते हैं राउंड कैरेक्टर्स। तो अगर फोर्स्टर्स की बात देखी जाए तो फ्लैट और राउंड दोनों ही कैरेक्टर्स एक नोवेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, और ये जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं ये हार्ट होते हैं स्टोरी के। ठीक है ना, तो इन्होंने इसको हार्ट ऑफ द स्टोरी बताया है। उसके बाद अगर प्लॉट की बात की जाए तो प्लॉट क्या होता है, देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ नोवेल, कि यानी कि हर चीज किस तरीके से होगी, एक सीक्वेंस होता है हर काम को करने का। अभी गेट खुलेगा, अभी यहाँ पे हमारा मतलब एक बंदा आएगा, वो आके ये बात कहेगा, ऐसे कहेगा, कि मतलब जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है उसको बोलते हैं प्लॉट। किस तरीके से सारे काम होंगे। अब स्टोरी और प्लॉट में अगर डिफरेंस देखा जाए तो स्टोरी एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है इवेंट्स का कि अब आगे क्या होगा, एंड जो प्लॉट है वो इन्हें एक पूरा मीनिंगफुल स्ट्रक्चर देता है ताकि मतलब थीम्स जो है वो डीपर हो जाए, लाइक डेप्थ प्रोवाइड करता है वो स्टोरी के अंदर।
स्टोरी एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स है, किस तरीके से कैसे क्या क्या अब क्या होगा अब क्या होगा। बट प्लॉट जो होता है उसको एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिससे स्टोरी में डेप्थ क्रिएट हो जाती है एंड हम लोगों को चीजें पढ़ने में ज्यादा मजा आने लगता है। तो इसी तरीके से फोस्टर्स के अकॉर्डिंग एक गुड प्लॉट जो है वो एक सिंपल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है कुछ मतलब बहुत ज्यादा अच्छी चीज में। देन इसके अलावा फैंटेसी, अब ये क्या होती है, देखो यूज ऑफ इमेजिनेटिव एंड अनरियलिस्टिक एलिमेंट्स। देखो अगर नोवेल के अंदर कुछ ऐसे मतलब इमेजिनेशन को यूज करके कोई अलग सी चीज दिखा दी, अनरियलिस्टिक जो रियल में हो नहीं सकता, ऐसे एलिमेंट्स को यूज किया जाए तो उसी को बोलते हैं फैंटेसी। तो जो फैंटेसी होती है वो अलाउ करती है राइटर्स को कि वो थीम्स, आइडियाज, इमोशंस को मतलब रियलिज्म के लिमिट से बाहर जाके, असलियत से बाहर जाके कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ नया दिखा सकते हो। तो फोस्टर्स का मानना है कि ये जो फैंटेसी वाला एलिमेंट है ना, ये रीडर्स को एक नया तरीका देता है रियलिटी को समझने का। देन उसके बाद आता है प्रोफेसी। अब ये क्या है, देखो स्पिरिचुअल या फिर अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर आप उसको किसी नॉवल के आगे आगे मतलब कन्वे करते हो, नॉवल के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करते हो रीडर्स को, तो उसको बोलते हैं प्रोफेसी। अब इसका पर्पस क्या है कि जो भी चीज इस वक्त वर्ल्ड में चल रही है, लाइफ में चल रही है, आप उसको लोगों को बताते हो, उनकी एग्जिस्टेंस में लाते हो, उनके नजरिए में लाते हो। अब फोस्टर्स का क्या मानना है, इसको उनका नजरिया क्या है, तो देखो उनका मानना है कि जो प्रोफेटिक राइटिंग है ये प्रीच नहीं करती है, यानी कि कोई उपदेश, कोई भाषण ये नहीं देती है, बट हाँ ये जो रीडर्स होते हैं उनको कनेक्ट करती है यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से, कि अच्छा एक टाइम पे ऐसा भी हुआ था, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ्स वगैरह बता रहे हैं, या फिर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता होगा क्या, तो ये लोगों को कनेक्ट करते हैं। देन आता है पैटर्न एंड रिदम। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं पैटर्न क्या होता है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर या फिर डिजाइन एक नोवेल का, उसको बोलते हैं पैटर्न। और अगर रिदम की बात की जाए तो रिपीटेशन ऑफ थीम्स, की इस थीम को भी यहाँ लाए थे, अब यहाँ पे वापस आया, आइडियाज को मतलब इनको कैसे क्रिएट बैलेंस किया जाए, उसको बोलते हैं रिदम। थीम्स, आइडियाज, इन सब चीजों के बीच में यूनिटी क्रिएट करना, बैलेंस क्रिएट करना, वो हो जाता है हमारा रिदम। तो फोस्टर्स के लिए देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न और रिदम जो है वो एक नोवेल के एस्थेटिक अपील को बढ़ा देता है, इमोशनल इम्पैक्ट को बढ़ा देता है, लोगों को पढ़ के लगता है वाह क्या चीज लिख दी भाई साहब। देन आता है पर्सपेक्टिव ऑन टाइम। टाइम को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके अकॉर्डिंग। तो फोस्टर ने एग्जामाइन किया कि नोवेलिस्ट कैसे मैनिपुलेट करता है टाइम को। लाइक कभी वो लीनियर प्रोग्रेशन दिखा रहे कि बस टाइम बढ़ता जा रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कभी वो एकदम से आगे फ्लैशबैक में हो जाते हैं कि 2 साल पहले ऐसा हुआ था, कभी कभी वो फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स करते हैं, लाइक अभी यहाँ पे बता दिया थोड़ा थोड़ा, फिर थोड़ा उसके आगे बता रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने बताया। तो फोर्स्टर्स का मानना है कि कुछ ऑथर्स है लाइक मार्शल प्राउस्ट एंड वर्जीनिया वुल्फ, तो इन्होंने मास्टरफुली यूज किया है टाइम का स्टोरी टेलिंग करने के लिए, मतलब इतने अच्छे से इन्होंने बताया सब चीजों को, इनसे ज्यादा अच्छा टाइम मैनेजमेंट कोई कर ही नहीं सकता। देन अगला है हमारा नोवेल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखो नोवेल्स जो होते हैं ना वो सोसाइटी के लिए एक शीशे का काम करते हैं। ज्यादातर ऑथर्स नॉवेल्स में उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं मुद्दों को आगे लेते हैं आज जो उस टाइम पे सोसाइटी में चल रहे होते हैं उनके टाइम पे। तो ये नॉवेल्स कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज को अपने टाइम की उन्हें रीडर्स को ऑफर करते हैं कि अब आप पढ़ो उस टाइम पे क्या वैल्यूज थी, क्या स्ट्रगल्स था, मतलब कैसे कैसे सब कुछ था। तो एक शीशे की तरह काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन नॉवेल्स। देखो नॉवेल्स क्या आते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल कंडीशंस को ऑफ देयर टाइम, अपने टाइम की हिस्टोरिकल कंडीशंस को वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे। तो इसमें एग्जांपल है लाइक चार्ल्स डिकेंस, इनका एक नॉवेल था ऑलिवर ट्विस्ट एंड हार्ड टाइम्स। तो इसके अंदर इन्होंने उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियल इंग्लैंड में जो हार्श रियलिटीज थी उनकी बहुत ज्यादा आलोचना की है, निंदा की है। लाइक उस टाइम पे चाइल्ड लेबर होता था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, सोशल इनइक्वालिटी, तो इस नॉवल के अंदर उन्होंने उसको दिखाया है। देन एक था लियो टॉल्स्टॉयज वॉर एंड पीस। तो लियो टॉल्स्टॉयज का एक काम था वॉर एंड पीस। तो इन्होंने इसके अंदर सोसाइटल इम्पैक्ट बताए कि जो नेपोलियनिक वॉर हुआ था उस टाइम पे रशियन सोसाइटी पर, तो उसका क्या असर पड़ा समाज पर, तो ये सब इन्होंने इसके अंदर बताया था, तभी इसका नाम है वॉर एंड पीस। देन आता है सेकंड सोशल क्रिटिक एंड रिफॉर्म। देखो बहुत सारे नॉवेल्स होते हैं जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं ना, सामाजिक कुप्रथाएं, प्रथाएं, तो उनको क्रिटिक करते हैं, ठीक है ना, लाइक जेंडर इनइक्वालिटी, रेसिज्म, क्लास हायरार्कीज, जो क्लास को डिवाइड कर दिया था कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, एंड पॉलिटिकल ऑपरेशन। तो इन सारे मुद्दों को वो आलोचना करते हैं, उनको सामने लाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है हार्पर लीज टू किल आ मोकिंगबर्ड।
तो ये इनका एक नॉवल था। तो इसके अंदर उन्होंने रेशियल इनजस्टिस को बताया था, जो अमेरिकन साउथ में हो रहा था उस टाइम पे। देन जेन ऑस्टिन, इनका एक नॉवल था प्राइड एंड प्रीजुडिस। तो इसके अंदर इन्होंने जेंडर रोल्स की क्रिटिक किया था एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज को बताया था कि उस टाइम पे 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में विमेंस के पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी, वो कुछ ही काम कर सकते थे, हर चीज में वो नहीं जा सकते थे। देन आता है रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चरल वैल्यूज। देखो नॉवेल्स के अंदर कल्चरल और मॉरल वैल्यूज को भी डाला जाता है, वो उनको भी दर्शाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है चिनुआ अचेब्स थिंग्स फॉल अपार्ट। इसमें अफ्रीकन ट्रेडिशन और यूरोपियन कॉलोनिज्म इनके बीच वाली क्लैश था उसको बताया। देन एफ स्कॉट फिट्जनेल्स द ग्रेट गेट्स बाय। तो इसके अंदर इन्होंने द परस्यूट ऑफ अमेरिकन ड्रीम एंड द मटीरियलिज्म ऑफ द रोरिंग 20s, इसको मतलब इसको एक्सप्लोर किया। देन आता है एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। देखो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को भी बहुत अच्छे से समझाया जाता है, दर्शाया जाता है नॉवेल्स के अंदर। तो इनके एग्जांपल्स है थॉमस हार्डीज का टेस्ट ऑफ द अर्बन विलेज। तो इसके अंदर उन्होंने विक्टोरियन एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट किया था, लाइक मॉरलिटी, जेंडर एंड सोसाइटल क्लास को लेके उनका क्या एटीट्यूड था। एंड टोनी मॉरिसन्स बिलव्ड, इनकी ये एक बुक थी बिलव्ड। तो उसके अंदर उन्होंने स्लेवरी का जो ट्रॉमा होता है उसको एग्जामाइन किया और उसका क्या असर पड़ता है फैमिली पे वो बताया था। स्लेवरी यानी कि गुलामी, ठीक है। देन इमेजिनेशन एंड स्पेक्युलेशन। देखो कुछ नॉवेल्स होते हैं जो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं बाय इमेजिनिंग ऑल्टरनेटिव रियलिटी। सोचो अगर ये ना होता आगे ये होता, या फिर फ्यूचर में अगर ये हो जाए, तो इस तरीके से वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इनमें कुछ एग्जांपल्स है लाइक जॉर्ज ऑरवेल्स 1984 में था ये। एंड उसके अलावा था एक ये वाला काम मार्गरेट एटवुड्स द हैंडमेड्स टेल। तो ये इन्होंने एक बुक लिखा था द हैंडमेड्स टेल। तो इनके थ्रू उन्होंने कुछ इमेजिनेटिव ऐसी मतलब अलग अलग सीन्स या फिर फ्यूचर को इमेजिन करके आगे बताया। तो इन्होंने देखो जैसे कि इसके अंदर इन्होंने पैट्रियार्की के फियर को बताया कि अगर मतलब ये सत्तात्मक ये जो सोच होती है, मतलब मेल्स सबसे ऊपर होते हैं, फीमेल्स कुछ नहीं है, इस सोच के इनको इस डर को आगे रखा इन्होंने। एंड इरोजन ऑफ वीमेन्स राइट, लाइक कि महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जाए, तो इन्होंने मतलब इन सोच को आगे रखा था उस टाइम पे। उसके अलावा अब यहाँ पे अब आ जाता है हमारा ये वाला यूनिट फिनिश, एंड में आ जाते हैं हम कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में जो भी आपको 4-5 लाइन समझ आती है उसको आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना यूनिट सेकंड। तो बंकिम चंद्र चटर्जी इनके द्वारा लिखी गई है ये बुक आनंद मठ, ठीक है। तो हम यूनिट सेकंड के अंदर जो हमारी बुक है आनंद मठ, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखो आनंद मठ जो है ना, ये एक जर्नल है, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक जर्नल है, बांगा दर्शन, ठीक है ना। 1881 से लेकर 1882 तक ये जो बांगा दर्शन वाला जर्नल था ये आया था। उसी को एज अ बुक पब्लिश किया गया 1882 में, फिर उसका नाम रखा गया आनंद मठ। अगर इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें कि किस चीज के बारे में है, तो लेट 18th सेंचुरी में जो है ना बंगाल के अंदर अकाल आया था, एक फेमाइन यानी कि अकाल आया था, उससे रिलेटेड है। और दूसरा स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो स्ट्रगल हुआ था आजादी के लिए, इसमें वो बताया गया है। एक सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था बंगाल में, ये उससे इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो इस बुक के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि बंगाल में जब एक टाइम पे इतना भयंकर वाला अकाल आया था और उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन चल रहा था और सन्यासियों ने अपना विद्रोह किया था बंगाल में, तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी। प्लॉट समरी क्या है इसकी, ये जो नॉवल है हमें उस विद्रोह के बारे में बताता है जो सन्यासियों ने किया था मुस्लिम रूलर्स और ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स के खिलाफ। और इसके अंदर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, सेक्रीफाइस, त्याग और पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, ये जो है ना ये सेंट्रल थीम है स्टोरी के, ठीक है। देखो अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी है। इस वाला जो हमें आनंद मठ था, इससे वंदे मातरम जो सॉन्ग है, जो हमारे इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, वो हमें मिला। और दूसरा आनंद मठ को जो है सेलिब्रेट किया जाता है फॉर इट्स ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री, पेट्रियटिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, इसके लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के मतलब उसका एक सिंबल के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर अब हम आए ऑथर के बारे में, तो सबसे पहले उनका बर्थ देख लेते हैं। तो जून 27, 1838 में इनका जन्म हुआ था कांथलपारा में, एक गांव था नईहाटी बंगाल में। पहले टाइम पे बंगाल को बंगाल प्रेसिडेंसी बोला जाता था, लेकिन आज के टाइम पे वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड देखें तो ये एक बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली से आते हैं, एफ्लुएंट ब्राह्मण फैमिली थी इनकी, अच्छी खासी कमाने वाली। इनके
फादर जो थे यादव चंद्र चट्टोपाध्याय, वो डेप्यूटी कलेक्टर थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर। और एजुकेशन अगर इनकी देखी जाए तो शुरू में जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो उन्होंने हुबली मोहसिन कॉलेज से ली। देन उसके बाद ही प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में चले गए, वहां से इन्होंने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स की जो डिग्री थी 1858 में वो कंप्लीट किया। देन इन्होंने एक लॉ डिग्री ली 1869 में और ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन कर लिया, तो काफी एजुकेटेड थे। करियर देखे तो एक इनका सिविल सर्विस वाला करियर था। इन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ डेप्यूटी मजिस्ट्रेट एंड डिप्यूटी कलेक्टर ज्वाइन किया था 1858 में। इतनी अच्छी पोजीशन पे होने के बावजूद ये एक स्टॉन्च नेशनलिस्ट यानी कि कट्टर राष्ट्रवाद थे। ये जो ब्रिटिश रूल था ना, ये उसको पूरी तरीके से उसकी आलोचना करते थे अपने साहित्य में, अपनी किताबों में। ये जितना भी लिटरेरी वर्क्स लिखते थे, मतलब किताबें वगैरह, उनमें ये अंग्रेजों की आलोचना करते थे। और ये रिटायर हुए थे गवर्नमेंट सर्विस से 1891 में। अगर इनका लिटरेरी करियर देखा जाए, देखो ब्यूरोक्रेटिक करियर में होने के बावजूद इनका जो पैशन था ना राइटिंग को लेके, वो कभी कम नहीं हुआ। जो बंगाल में कल्चरल रिसर्जेंस यानी कि पुनरुत्थान हुआ था बंगाल का, ये इससे पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड थे। इनकी राइटिंग में आपको बंगाल के बारे में सब कुछ दिखेगा, वेस्टर्न लिटरेचर से भी, स्पेशली इंग्लिश रोमांस, इनको ये बहुत पसंद था। तो इनकी जितनी भी राइटिंग्स आपको मिलेगी उसके अंदर रोमांटिसिज्म को भी ऐड करते थे और इनको साहित्य सम्राट बोला जाता था, एम्परर ऑफ लिटरेचर। ठीक है, अब अगर इनकी पर्सनल लाइफ है तो इन्होंने 2 बार शादी की थी। पहली वाइफ जो थी इनकी शादी के कुछ टाइम बाद ही मर गई थी, जल्दी मर गई थी। देन दूसरी शादी इन्होंने राज लक्ष्मी देवी से की थी, जिनसे इनकी 3 बेटियां थी। ठीक है, और डेथ हुई थी इनकी 8 अप्रैल 1894 में। ये गुजर गए थे और अपने पीछे एक बहुत अच्छी खासी लेगेसी छोड़ के चले गए थे। अब इनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे जाए तो देखो, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन फिक्शन बोला जाता था। जो इन्होंने बंगाली नोवेल के लिए इतना काम किया, उनको डेवलपमेंट कराया, मतलब इसके लिए इनको फादर बोला जाने लगा। इनके काम के अंदर आपको रियलिस्टिक नैरेटिव्स देखने को मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स का बहुत अच्छे से यूज करते थे और अ ब्लेंड ऑफ रोमांस, हिस्ट्री एंड नेशनलिज्म, इन तीनों चीजों का इतना अच्छे से ये मतलब यूज करते थे, एक साथ समावेश मिला जुला कर इनको। ठीक है, देन नोटेबल नॉवेल्स यानी कि इनके मेन नॉवेल्स क्या थे, उसमें सबसे पहले आता दुर्गेश नंदिनी, 1865 में था। ये इनका पहला बंगाली नॉवेल था और ये एक मील का पत्थर साबित हुआ था। और ये हिस्टोरिकल रोमांस था, यानी कि इसके अंदर हिस्ट्री भी थी, रोमांस भी था। और ये मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट जब चल रहा था उस दौरान इन्होंने लिखी थी। देन कपाल कुंडला एक थी 1866 में, इसके अंदर रोमांस, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया था। देन आनंद वट 1882 में, जो ये सन्यासी रिबेलियन था इसके बारे में, और वंदे मातरम भी हमें यहीं से मिला था। देन देवी चौधरानी 1884 में, इसमें इन्होंने विमेन्स एम्पावरमेंट जो था इसको ज्यादा मेन दिखाया था। देन कृष्णा कांतेरविल 1878 में, ये एक सोशल क्रिटिकल नॉवल था। इसके अंदर मॉरलिटी, जस्टिस, ह्यूमन रिलेशनशिप, इन सभी इश्यूज को इन्होंने आगे रखा था। देन राजमोहन वाइफ, ये इनका पहला पब्लिश्ड वर्क ऑफ फिक्शन था। देन ये दुर्गेश नंदिनी वापस से रिपीट हो गई, ये हमने पहले बता दिया है। ठीक है, फर्स्ट बंगाली रोमांस नॉवल। अब अगर बात करें प्लॉट समरी की आनंद मठ में क्या क्या है, मतलब क्या देखने को मिलेगा इस नॉवल में, तो सबसे पहले द फेमाइन एंड द सेटिंग। देखो फेमाइन यानी कि अकाल, तो ये जो कहानी शुरू होती है ना, इसमें बताते शुरू होती कि उस टाइम पे जो बंगाल का वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था अकाल की वजह से। उसमें मतलब इतना भयंकर वाला अकाल पड़ा था, लोग जो थे मर रहे थे, भूखे थे वो। ठीक है ना, तो उसमें ये बताया है कि जो बेचारे कॉमन पीपल थे उन्होंने कैसे सफर किया उस नेचुरल कैलेमिटी की वजह से। और ऊपर से जो ब्रिटिश थे वो भी उनका मतलब उन्हें दबा रहे थे, उन्हें उनका खून चूस रहे थे। और इन्हीं सब हालातों के बीच में जो विद्रोह का बीज था वो बढ़ना शुरू हो गया। देन फिर उसके बाद महेंद्र एंड कल्याणीज, इनके बारे में भी बताया हुआ है कि महेंद्र जो था एक नोबल मैन था, अच्छा खासा एक आदमी था कमाने वाला। उसकी वाइफ थी कल्याणी और उनका बच्चा था एक, तो उनको मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा था क्योंकि अकाल आ गया था। फिर जो ये दोनों लोग थे ये एक ग्रुप से मिले थे, सन्यासियों का पूरा एक ग्रुप था, उनके पास हथियार वगैरह थे। वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ सीक्रेटली लड़ रहे थे आजादी के लिए। फिर ये कपल जो था ये सेपरेट हो गया था, महेंद्र ने सन्यासी का जो ग्रुप था उसको ज्वाइन कर लिया एंड कल्याणी जो थी मतलब वो अलग हो गए थे और वो अपने बच्चे को अलग जगह पाल रही थी। देन दिस सन्यासी रिबेलियन, देखो अब ये जो विद्रोह था इसको कौन चला रहा था, सत्यानंद जो थे इसके स्पिरिचुअल लीडर थे। और ये जो सन्यासी थे इन्होंने अपने जीवन को, अपनी मातृभूमि को मतलब
सर्व करने के लिए समर्पित कर दिया था कि मातृभूमि के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं। इन्होंने इंडिया को एज अ डिवाइन मदर यानी कि एक माँ के रूप में बताया। और ये जो वंदे मातरम था ये हर लड़ाई मतलब लड़ाई पे जाने से पहले ऐसे चिल्लाते थे वंदे मातरम, ये वहीं से आया। देन एक जीवानंदा, ये भी एक सन्यासी थे जिन्होंने इस विद्रोह में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और इन्होंने कल्याणी को वापस ढूंढा और उसे महेंद्र से मिलाया। इन दोनों का जो मेल मिलाप था ये इन्होंने ही करवाया था। इसके अलावा द फिलोसफी ऑफ रेनुंशिएशन, रेनुंशिएशन यानी कि त्याग, सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ये जो नॉवल है ये पूरी तरीके से मतलब एम्फसाइज करता है रेनुंशिएशन को कि जो हमारा आजादी का रास्ता है वो त्याग से होके निकलता है। सत्यानंद जो है वो इस चीज के बारे में उपदेश देते हैं कि जो आजादी है वो अपने पर्सनल अटैचमेंट्स का गिव अप करके होगी, यानी कि जो भी हमारा मोह माया त्याग है, जब हम उसे छोड़ देंगे, मोह माया को छोड़ देंगे, त्याग देंगे, तभी जाके हमें आजादी मिल सकती है। कि मतलब अपने आप को हमें पूरी तरीके से मातृभूमि के लिए समर्पित करना होगा, ठीक है। देन इसमें कल्याणी सेक्रीफाइस, कल्याणी का जो एक बलिदान था उसको भी बताया गया कि कल्याणी ने कैसे कितनी मजबूत बनी और इंडियन वुमेन को कैसे उसने रिप्रेजेंट किया। इतना सफर करने के बाद, इतना भुगतने के बाद भी उसने अपने हस्बैंड के उस डिसीजन को सपोर्ट किया कि वो जाए और उस विद्रोह को जाके ज्वाइन कर सकता है। वो अकेली रही, उसने अपने बच्चे को अकेले पाला उस टाइम तक जब तक उनका वापस से मेल मिलाप नहीं हुआ था। बाद में वो लोग साथ में थे, बट जब तक वो लोग अलग रहे उसने अकेले सब कुछ किया। अपने हस्बैंड को कभी भी ब्लेम नहीं किया, उसका पूरी तरीके से सपोर्ट दिया उसको। तो उसके सेक्रीफाइस को भी इसमें बहुत ज्यादा मतलब बताया गया है कि उस टाइम पे जब लड़ाई चल रही थी फ्रीडम वाली तो औरतों का क्या रोल था, औरतों ने कैसे अपने हस्बैंड्स को, अपनी फैमिली को सपोर्ट दिया। इसके बाद आ जाता है द रिबेलियंस आउटकम। अब उस विद्रोह का आउटकम क्या आया, देखो बहुत सारे ऐसे बैटल्स हुई थी जिनमें सन्यासी जो थे वो जीत गए थे, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली एंड में आके देखो ब्रिटिश के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी, उनके पास बहुत ज्यादा अच्छी खासी आर्मी थी। कोई जो रिबेलियन था, नहीं विद्रोह था, इसको दबा दिया गया था, ठीक है। लेकिन इन लोगों का मानना था कि इनका जो त्याग है, इन्होंने जो बलिदान दिया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक फाउंडेशन रख दी थी कि अब आप आगे जाके इंडिपेंडेंस के लिए अपना स्ट्रगल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसा उन लोगों का मानना था, ठीक है। अब हम देखो आनंद मठ के ऊपर एक क्रिटिकल कमेंटरी हमें देनी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म। देखो आनंद मठ के अंदर इंडियन नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा दिखाया गया है। और ये लिखा कब गया था, जब बंगाल के अंदर अकाल आ गया था, और दूसरा ये मुस्लिम्स और ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स के खिलाफ लड़ रहे थे लोग। और हिंदू सन्यासी जो थे इन्होंने फाइट किया अगेंस्ट मिस गवर्नेंस, यानी कि जो अच्छे तरीके से सरकार नहीं चल रही थी, काम अच्छे से नहीं कर रही थी, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। ये नॉवल क्या रिफ्लेक्ट करता है, नॉवल रिफ्लेक्ट करता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे उन्होंने कोशिश की कि मतलब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने अपने काम आनंद मठ के जरिए बहुत सारे बंगालीज को इंस्पायर किया, यहाँ तक कि बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर किया। और उन्होंने अपने नेशन को, अपने एक देश को सिंबलाइज किया एज अ मदर इंडिया, लाइक भारत माता की तरह उन्होंने उसको सिंबलाइज किया। नेशनलिज्म और रिलीजन को एक साथ जोड़कर उन्होंने इंडिया को एक इमेज दी माता वाली, लाइक इमेज ऑफ अ गॉडेस एज मदर इंडिया, की एक माँ है जो हमें पालती है, पोसती है, इंडिया को एक माँ की तरह बताया। तो इस तरीके से वो लोगों को एक साथ लाए कि अपनी माँ को बचाना है इन लोगों से जिन हमारी माँ के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म को, रिलीजन को एक साथ जोड़ दिया। अब इसके कुछ आलोचना भी की गई, ये बोलते हैं कि आनंद मठ में जो नेशनलिज्म था वो पूरी तरीके से हिंदू सिंबोलिज्म के ऊपर हैवीली रिलाई करता था, पूरी तरीके से हिंदुओं के ऊपर बेस्ड था, उन्हीं को एक साथ लाने की कोशिश की गई कि ये किसी स्पेसिफिक धर्म से रिलेटेड था, ठीक है। देखो हालांकि इसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया था उस टाइम पे, लेकिन उसको इस चीज का क्रिटिसिज्म मिला कि जो नॉन हिंदू कम्युनिटीज थे ये उनके अगेंस्ट है, ठीक है ना। तो इस चीज का इसको आलोचना सहनी पड़ी आनंद मठ को। देन द सॉन्ग वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा था, ये एक मोटिवेटिंग एंथम था और बाद में ये इंडिया का नेशनल सॉन्ग बन गया था। और ये जो सॉन्ग था इससे हमें कंक्रीट इमेज मिलती है अपने देश की एज अ मदर। इसमें हमारे देश को एक माता की तरह इतने अच्छे से बताया गया है, पूरा एक अच्छा इमेज बनता है इससे। एनालिसिस ऑफ द सॉन्ग, देखो ये जो वंदे मातरम है इसने एक डेसोलेट लैंड यानी कि उजाड़ सी जो जगह पड़ी थी
इसको ट्रांसफॉर्म किया एक सेक्रेड प्लेस में, यानी कि एक पवित्र स्थान में। एक खाली जमीन है, एक देश है, उसको कोई एक माँ कैसे मान सकता है? तो एक उसको कैसे मानना है, उसके आगे पॉइंट्स रखे गए, लोगों को विश्वास दिलाया गया ये हमारी माँ है। तो ये बहुत बड़ा काम किया इस सॉन्ग ने। देखो इसके अंदर मातृभूमि कैसे पोर्ट्रे किया इन्होंने, तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो हमारी धरती है वो हमें पालती पोसती है, हमें जीवन देती है, इससे हमें खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो इसके लिए इन्होंने एक लाइन यूज की, आ फेमिनाइन ग्राउंड ऑफ सस्टेनेंस। ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि जब जरूरत पड़ती, आ फेरोशियस हिंदू गॉडेस, दुर्गा और काली। तो इन्होंने बताया कि एक माँ जब उसके बच्चों पर आन पड़ती है, जब जरूरत पड़ती है, तो वो एक दुर्गा का रूप ले लेती है, काली माता का रूप ले लेती है, जिससे मतलब स्ट्रेंथ दिखाई है। तो इस तरीके से उन्होंने भारत माता को पोर्ट्रे किया अपने उस नोवेल के अंदर, और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा रीजन बना कि जो बुक थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी बंगाल में, और इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था इंडियन नेशनलिज्म पे और लोगों के ऊपर। नेक्स्ट इन नेचुरल कैलामिटी। देखो नेचुरल कैलामिटीज में वो जो प्राकृतिक आपदाएं आती है वो सब होता है। तो देखो ये एक इनएविटेबल पार्ट है ह्यूमन हिस्ट्री का, जिसे कभी निकाला नहीं जा सकता। ठीक है। तो आनंद मठ के अंदर जो वो बंगाल में अकाल आया था, उस टाइम पे भुखमरी फैल गई, सूखा वगैरह आ गया था। तो उसमें जो उसके डिवास्टेटिंग इतने भयंकर वाले इफेक्ट्स हुए थे लोगों के ऊपर, तो वो उसमें बताए गए हैं कि लोग कितने ज्यादा सेल्फिश हो गए थे, सिर्फ अपने आप को लेकर सोच रहे थे उस टाइम पे, और ऊपर से मिस गवर्नेंस हो रही थी, सरकार अपना काम अच्छे से नहीं कर रही थी। तो वो सब भी इसके अंदर बताया गया है। ह्यूमन नेचर ड्यूरिंग कैलेमिटीज। तो जो लोग थे ना इस हद तक आ गए थे कि वो दूसरे इंसानों का मांस खाने लग गए थे, मतलब इतना उन्हें सफर करना पड़ गया था। इसी बीच जो सन्यासी थे, ऑर्डर ऑफ द चिल्ड्रन, जो सन्यासी थे वो बाहर आए और उन्होंने जस्टिस के लिए लड़ाई करने के लिए हिम्मत की, और अंग्रेजों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ उस टाइम पे उन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी भी। देन गुड गवर्नेंस एंड क्राइसिस। देखो यार, अगर किसी देश के अंदर ऐसी आपदाएं आ जाती है तो उस टाइम पे सरकार बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। देखो आज के टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा, कभी भी कहीं पे असम में, बंगाल में, बिहार में, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कहीं पे अगर बाढ़ वगैरह आ जाती है तो राहत जो केंद्र होते हैं वहाँ पे एकदम से राहत शिविर खोले जाते हैं। सरकार हेलीकॉप्टर्स के थ्रू पूरा एक रेस्क्यू टीम भेजती है कि जो लोग फंसे हैं उन्हें बचाओ, या फिर वहाँ पे खाना पहुंचाती, सब कुछ करती है। तो गुड गवर्नेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था नहीं। ठीक है ना, कि जो कैलामिटीज होती है, जो आपदाएं होती है, डिमांड होती है इनकी कि इन्हें इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन हो एंड प्रोएक्टिव गवर्नेंस हो उस टाइम पे, बट ऐसा उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। ठीक है। देन रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब इसका ह्यूमन बिहेवियर पर क्या रिफ्लेक्शन मिला? देखो कैलामिटीज ने दो पॉसिबल पाथ्स खोले थे, कम्युनिटीज के लिए रिवील किए थे। पहला, पेरिश ड्यू टू सेल्फिशनेस, कि या तो अपना अपना मतलब देखो, सेल्फिशनेस, अपना मतलबी हो जाओ और सबको छोड़ दो, एकदम अलग हो जाओ, पेरिश यानी कि नष्ट हो जाओ, अलग हो जाओ। दूसरा, एक साथ में आओ और आपने क्या खोया है उसके ऊपर रिक्लेम करो एंड उसको वापस से बनाओ एक साथ मिलकर। तो ये दो तरीके के जो पाथ्स थे ये रिवील होते हैं कैलेमिटीज में, किसी भी आपदा में। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारी यूनिट सेकंड थी ये खत्म हो जाती है, एंड में आपको कंक्लूजन ऐड करना है। तो जो भी 4-5 लाइनें आपको समझ आती है कंक्लूजन में वो लिख देना। देखो हर आंसर को लिखने का एक तरीका होता है। इंट्रोडक्शन, देन आपसे जो भी मेन बॉडी क्वेश्चन में पूछा गया है वो बता दो, एंड कंक्लूजन की 2 लाइन डाल दो, 2 लाइन इंट्रोडक्शन की डाल दो। तो ये इससे टीचर को ऐसा लगता है कि हाँ यार बच्चे को पूरा फॉर्मेट पता है, तरीका पता है, आंसर कैसे लिखना है, आपका आंसर जो है ना वो इम्प्रेसिव लगता है। तो अब पढ़ते हैं अपना यूनिट 3। तो देखो इसका नाम है आजादी, और इसे किसने लिखा है? चमन नाहल ने। ठीक है। तो ये एक नॉवल है जो चमन नाहल ने लिखा है, और ये एक इंडियन राइटर थे जिनका जन्म जो था सियालकोट में हुआ था, पार्टीशन से पहले, जो पहले सियालकोट पड़ता था ना उसके अंदर हुआ था, लेकिन आज के टाइम पे ये जो है पाकिस्तान में आता है, और 2 अगस्त 1927 में इनका जन्म हुआ था। मतलब पैदा तो ये एक तरीके से भारत में हुए थे, लेकिन इनके पैदा होते टाइम ही भारत 2 हिस्सों में बट गया, पाकिस्तान और भारत में, और फिर ये पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चले गए। अब इन्होंने इसके अंदर जो स्टोरी बताई है वो बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स की जर्नी बताता है जिनको मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ गया था सियालकोट पे पार्टीशन के बाद। जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए थे उस टाइम पे बहुत बड़े, तो ये उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। और जो नॉवल है वो पोर्ट्रे करता है ट्रोमा, डिस्प्लेसमेंट एंड स्ट्रगल ऑफ पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पार्टीशन, यानी कि जब पार्टीशन हो रहा था उसके दौरान और उसके बाद लोगों को क्या ट्रोमा, क्या डिस्प्लेसमेंट हो, के स्ट्रगल्स देखने पड़े थे, सहन करने पड़े थे, ये उससे रिलेटेड स्टोरी है। ये टाइटल जो है आज़ादी यानी कि फ्रीडम, ये रिफ्लेक्ट करता है उस टाइम को जब
इंडिया जो था 2 सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर डिवाइड हो रहा था, 2 मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट 2 कंट्रीज के अंदर डिवाइड हो रहा था, वो भी रिलीजन के बेस्ड पर, कि यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहेंगे, मुस्लिमों का पूरा एक अलग देश बना दिया। अगर आप चाहते हो तो इंडिया छोड़ के सारे मुस्लिम जो है वो वहाँ जा सकते हैं। देखो लोगों के आगे उस टाइम पे चॉइस रखी गई थी कि अगर आपको रहना है तो आप इंडिया में भी रह सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए एक सेपरेट कंट्री बना दी गई है पूरी, तो आप वहाँ पर जाके पूरा आराम से रह सकते हैं। उस टाइम पे ये बोला गया था। तो इसके अंदर कौन सी थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है? वायलेंस एंड सफरिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस एंड देयर स्ट्रगल्स इन एग्जाइल। ठीक है, एग्जाइल यानी कि वनवास। तो वो एक तरीके से जब वो लोग अपना घर छोड़ के निकल रहे थे, अपने बहुत सारे लोगों से वो बिछड़ रहे थे, तो वो जो स्ट्रगल था वो दिखाया गया है। इमोशनल इनेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, इसको भी दिखाया गया है कि कुछ लोग ऐसे थे जो पार्टीशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे और उन्हें मतलब डर था कि अब वो अपनी जिंदगी शुरू से कैसे शुरू करेंगे। देखो अब एक ब्रीफ नोट है इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, कि देखो पहले टाइम पे जो राइटर्स थे, ऑथर्स थे, वो ज़्यादातर हिंदी में लिखते थे, जो इंडियन ऑथर्स होते थे, बट वो धीरे धीरे इंग्लिश में भी आए। तब उस पे क्या असर पड़ा उन लोगों का, या फिर नॉवेल्स में क्या डिफरेंस आए, तो अब वो बताना है हमें। देखो इसका सबसे पहले अर्ली डेवलपमेंट देखें। देखो जब कॉलोनियल पीरियड था, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश का राज था, ब्रिटिश राज था, तो उस टाइम पे जो इंडियन फिक्शन था इंग्लिश में, वो उसको नॉर्मली इंडो एंग्लियन लिटरेचर के नाम से उसको जाना जाता था, या फिर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये नाम दिया हुआ था कि अगर कोई इंग्लिश में लिख रहा है, इंडियन फिक्शन जो है उसको इंग्लिश में लिख रहा है, तो उसको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश बोल देंगे, या फिर इंडो एंग्लियन लिटरेचर बोला जाता था। अब इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग किसने की इंग्लिश में लिखने का, किसने सोचा? तो उसमें सबसे पहले जो कुछ नाम आते हैं वो आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, श्री औरोबिंदो एंड आर के नारायण, राजा राव। इन लोगों ने अपना मतलब सबसे पहले कंट्रीब्यूशन दिया इंग्लिश में लिखने के लिए। पहला इंडियन नॉवल जो इंग्लिश में लिखा गया था वो था राजमोहन वाइफ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था 1864 में। ठीक है, ये पहले इन्होंने बंगाली में ही लिखा था शायद, फिर बाद में इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। देन थीम्स इन इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। देखो जो इंडियन फिक्शंस लिखे जाते हैं, अब उनमें क्या क्या थीम्स यूज की जाती है। तो पहला प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी से पहले का जो टाइम था, जब लड़ाई लड़ रहे थे हम आज़ादी के लिए, वो वाला टाइम। तो ये पूरी तरीके से नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद पर, फ्रीडम स्ट्रगल्स, सोशल रियलिज्म एंड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पर बेस्ड था, फोकस्ड होता। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो इसमें आ जाती है आज़ादी के बाद वाला जो टाइम था, तो इसमें जो थीम्स थी वो अब नेशन बिल्डिंग पर शिफ्ट हो गई, कि अब अपने देश को बनाना है, पार्टीशन हो रहा है देश के अंदर, मॉडर्निटी आ रही है, आधुनिकता आ रही है, ग्लोबलाइजेशन, तो अब इन थीम्स को चूज किया जाने लगा। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले इन्हीं सभी थीम्स को यूज किया जाता था फिक्शंस लिखने के लिए। देन इंडिपेंडेंस के बाद ये सब थीम्स यूज की जाने लगी, फिर आपको हर नॉवल में ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब नोटेबल राइटर्स एंड वर्क्स, जो इंडियन फिक्शन था इंग्लिश में, तो अब उसमें कौन से राइटर्स और इनके क्या क्या काम थे इनको देख लेते हैं। तो शुरुआती राइटर्स कौन थे? आर के नारायण, मुल्कराज आनंद एंड राजा राव। बाद में कुछ राइटर्स आए जैसे कि सलमान रुश्दी, इन्होंने अपना लिखा था मिडनाइट्स चिल्ड्रन। एंड देन खुशवंत सिंह, इन्होंने लिखा था ट्रेन टू पाकिस्तान। देन चमन नाहर, इनके द्वारा लिखा गया आज़ादी, ये इंग्लिश में लिखा गया था। देन फिर उसके बाद कुछ फीमेल राइटर्स भी आ गए हैं, अनीता देसाई, कमला मार्कंडिया एंड नयनतारा सहगल। तो इन लोगों ने भी बहुत सारी थीम्स को एक्सप्लोर किया, लाइक इंडिविजुअल स्ट्रगल, फैमिली डायनामिक्स एंड जेंडर इश्यूज। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर इन लोगों ने अपनी बुक्स लिखी। अब देखते हैं हम अपने राइटर के बारे में, चमन नाहर के बारे में। ठीक है, तो इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन देखते हैं। इनका जन्म 2 अगस्त 1927 में सियालकोट में हुआ था, जो पहले इंडिया में आता था, लेकिन अब वो जो सियालकोट आता है वो अब पाकिस्तान में आता है। तो इनकी वो जर्नी दिखाई है इन्होंने अपनी भी इसके अंदर। देन बिलोंग टू ये पंजाबी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो ट्रोमा, जब पार्टीशन हुआ था ना, जब ये हो गया था कि आधे लोग हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान से कुछ लोग छोड़कर वापस हिंदुस्तान आ रहे हैं, तो उन लोगों को जो ट्रॉमा फेस करना पड़ा था, इन्होंने भी वो फेस किया था। इनकी जो एजुकेशन थी वो इन्होंने इंडिया में कंप्लीट की थी, और एक डॉक्टरेट अर्न किया था इंग्लिश लिटरेचर में फ्रॉम नॉटिंघम यूनिवर्सिटी यूके। डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी किया इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है ना। करियर की बात की जाए तो इन्होंने एज अ इंग्लिश
लिटरेचर के टीचर के रूप में इन्होंने काम किया है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। और ये एक फेलो यानी कि साथी बन के रहे रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के लंदन में, रिकॉग्नाइजिंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर, यानी कि वहाँ पे वो फेलोशिप भी कर रहे थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर इन लंदन के अंदर। ठीक है, अब इनके मेजर वर्क्स देखते हैं। तो इसमें आता है पहला आज़ादी, जो 1975 में लिखा था। ये इनका सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड नॉवल है। ठीक है, अभी इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं, वो है लाला काशीराम और जो सियालकोट के लोग थे उनके ऊपर। दूसरा, इन्होंने इसी बुक के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1977 में। इसके अलावा जो इन्होंने सेकंड बुक लिखी थी वो थी द गांधी क्वार्टेट। ये भी इनका एक सीरीज ऑफ नॉवेल्स था, इसमें काफी सारे मतलब 2-3 नॉवेल्स थे। तो इसके अंदर इन्होंने इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल्स थे उनको एक्सप्लोर किया अलग अलग कैरेक्टर्स और इवेंट्स के थ्रू। इसमें पहला आ जाता है द क्राउन एंड द लोइन क्लोथ। इसके अंदर इन्होंने फोकस किया था गांधी के जो शुरुआती साल थे, ठीक है ना, जब वो एक लीडर की तरह उभर रहे थे उसके ऊपर। देन द सोल्ट ऑफ लाइफ, तो जब जो नमक वाला वो हुआ था ना आंदोलन, सोल्ट मार्च हुआ था, एंड नॉन वायलेंस जब हुआ था, तो ये उससे रिलेटेड है। एंड द ट्रायम्फ ऑफ द ट्राई कलर, तो इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया ने जो फाइट किया था इसको एक्सप्लोर किया। देन आज़ादी आ जाता है कि जब पार्टीशन हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ जो इनको भी फेस करना पड़ा। मतलब देखो, अब ये मुझे नहीं पता इनको फेस करना पड़ा नहीं करना पड़ा। अब जाते हैं आज़ादी पर। तो इसके अंदर इन्होंने पार्टीशन के ऊपर पूरा फोकस किया कि पार्टीशन जब हो रहा था तो तब लोगों को कैसा, मतलब वो सहन कर रहे थे, क्या वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो सब। उसके बाद इन्होंने माई ट्रू फेसिस एक बुक लिखी जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, इन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर लिखी थी, जो इनके एक्सपीरियंसेस थे पार्टीशन के दौरान उसके ऊपर बेस्ड थी पूरी। देन अदर नोटेबल वर्क्स, दूसरी बुक वो है जो इन्होंने लिखी लाइक इनटू अनदर डाउन, ये लव एंड रिसाइलेंस की थीम को एक्सप्लोर कर दिया। इंग्लिश क्वींस, जो ब्यूरोक्रेसी थी एंड मॉडर्न सोसाइटी थी, इसमें उसको क्रिटिक किया हुआ है। देन शॉर्ट स्टोरीज और ऐसे भी इन्होंने लिखे इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं उनकी राइटिंग में थीम्स क्या क्या देखने को मिलेगी। अब इन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी, मेजर थीम्स क्या होती थी, तो सबसे पहले पार्टीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिर नेशनलिज्म एंड फ्रीडम स्ट्रगल, राष्ट्रवाद और जो आज़ादी के संघर्ष थे वो सब दिखाए इन्होंने। ह्यूमन रिसाइलेंस, ह्यूमन रिसाइलेंस का मतलब हो गया एक तरीके से मानव, मतलब इंसानों का लचीलापन। तो उन्होंने अपने कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू की स्ट्रेंथ एंड एडेप्टेबिलिटी दिखाई है कि मतलब ह्यूमंस जो होते हैं वो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, कितनी स्ट्रेंथ के साथ हर जगह मतलब हर प्रॉब्लम को फेस करते हैं। देन इसके बाद कल्चरल कन्फ्लिक्ट इन्होंने दिखाया है कि इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में जो टेंशन क्रिएट हुआ था कि ज़्यादातर इंडियंस चाहते थे कि हम अपने ट्रेडिशंस को ही फॉलो करें, बट जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश वगैरह आ गए थे उन्होंने अपनी मॉडर्निटी हमारे ऊपर थोपने लग गए थे। ठीक है ना, तो ये कुछ मेजर थीम्स थे जो इन्होंने यूज़ की अपनी बुक्स के अंदर। देन अब एक डिटेल समरी आ जाती है इनकी बुक की आज़ादी। अब उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सियालकोट एंड इट्स हार्मनी। तो इन्होंने जो अपनी बुक में सबसे पहले सियालकोट का इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, तो जो कहानी शुरू होती है वो सियालकोट में शुरू होती है, जहाँ पे लाला काशीराम जो होता है एक मिडिल एज्ड हिंदू ग्रेन मर्चेंट यानी कि गेहूं का व्यापारी होता है, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। काशीराम बहुत ही सिंपल और ट्रेडिशनल मैन था जो पूरी तरीके से बिलीव करता था मतलब होमलैंड में, यानी कि अपनी मातृभूमि में, वतन में, इसमें पूरी तरीके से अपनी मतलब प्यार करता था अपनी मातृभूमि से, और उसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी उसको छोड़कर जाने की। ठीक है ना, फिर आता है अरुण। ये काशीराम का बेटा था, बहुत ही एजुकेटेड था और ये रिप्रेजेंट करता है इसमें यंगर जनरेशन को। वो सीक्रेटली, यानी जब किसी को पता नहीं था, वो प्यार करता था नूर से, एक मुस्लिम की लड़की से वो प्यार करता था। और जो वो बेटी थी, वो जो नूर थी, वो एक अच्छी खासी वेल्दी मुस्लिम फैमिली में रहती थी, मतलब उसका परिवार भी अच्छा खासा कमाने वाला परिवार था, अच्छा खासा पैसा था उनके पास, सेटल थे वो लोग। टाउन ऑफ सियालकोट जॉर्ज को डिपिक्टेड किया गया एज अ कम्युनिटी ऑफ कम्युनल हार्मोनी, यानी कि सामुदायिक समानता। तो उसके तरीके से टाउन ऑफ सियालकोट को दिखाया था, वहाँ पे हर जो हर समुदाय था वो एक समान तरीके से रह रहा था, वहाँ पे कोई ऐसा मतलब भेदभाव नहीं था, कि जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और सिख्स जो थे वो पीसफुली शांति से एक साथ रह रहे थे। ठीक है, दूसरा आ जाता है द पॉलिटिकल क्लाइमेट एंड ग्रोइंग टेंशंस। देखो, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो था ना वो बहुत ज्यादा टेंस्ड होता जा रहा था। उस टाइम पे जो मुस्लिम लीग था उसको कौन चला रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इसको लीड कर रहे थे।
और उन्होंने डिमांड किया था एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट का, जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान बताया। और उसी टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने एक यूनिफाइड इंडिया का विचार सामने रखा कि मतलब पूरा एक भारत होना चाहिए, यानी कि एकता चाहते थे वो लोग। देखो, जब ये पार्टीशन आया, जो आइडिया था पार्टीशन का, उसने सियालकोट में डिविजन्स क्रिएट कर दिया था। लाइक अब जो मुस्लिम्स थे वो वहाँ पे डोमिनेट करने लग गए, मतलब उनको अच्छा फील नहीं होता था अब। और ये जो प्रोपागेंडा चल रहा था वहाँ पे, अब इतनी स्पीचेस वगैरह दी जाने लगी, उससे क्या हुआ कि इतना ज्यादा टेंशन आ गया पूरे समुदाय में, पूरे सियालकोट में, कि एक टाइम पे जो इतनी ज्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप्स थी अपने मतलब पड़ोसियों के साथ, सबके साथ, वो बिखरने लगी थी। उसके बाद आता है दी अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन। देखो, 15 अगस्त 1947 में ये अनाउंसमेंट हुआ था और इंडिया को जो था वो इंडिपेंडेंस मिल चुका था। लेकिन अब वो देश दो हिस्सों में बढ़ गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान, और सियालकोट को पाकिस्तान का हिस्सा जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा केओस हुआ था। उस जगह के जो मुस्लिम थे उन्होंने पाकिस्तान के बनने की बहुत ज्यादा खुशी बनाई, सेलिब्रेट किया उस चीज को। तो जिस चीज से हिंदू और सिख जो वहाँ पे रहते थे वो डर गए, मतलब अब हमारा क्या होगा, ठीक है ना, कि यहाँ के लोग जो मुस्लिम्स हैं वो तो पाकिस्तान के जो वो नया देश बन गया है उसको लेके इतने खुश है कि हमारे धर्म के लिए, हमारे लिए एक नया देश बना है, अब हम यहाँ रह के क्या करें। तो उनको अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। देन द कोलैप्स ऑफ हार्मनी एंड राइज ऑफ वायलेंस, यानी कि जो शांति थी, समानता थी, वो ढह गई। अब वायलेंस जो था वो होने लगा था। अब शांति जो थी वो पूरी तरीके से शैटर हो चुकी थी एज अ वायलेंस इरप्ट। हिंदू सिख की जो फैमिलीज थी उनको डाकू वगैरह टारगेट करने लगे थे, उनके घर लूटने लगे थे, जलाने लगे थे और इनोसेंट लोगों को मारा जाने लगा था। काशी राम की जो फैमिली थी उनको सामने से धमकियां दी जाने लगी और उनके जो पड़ोसी थे वो उनके अगेंस्ट हो गए। अरुण और नूर का जो रिलेशनशिप था अब वो बिल्कुल एकदम इम्पॉसिबल हो चुका था। जैसे जैसे ये रिलीजियस डिवीजन डीप होते जा रहे थे, उनका रिलेशनशिप और ज्यादा मतलब इम्पॉसिबल होता जा रहा था। नूर अपने प्यार अरुण और अपनी फैमिली के लिए मतलब कि लॉयल्टी के बीच में फंस गई थी कि अब वो क्या करे, अब वो उसके साथ रहे, उसके साथ जाए या अपनी फैमिली के साथ लॉयल्टी दिखाए, ठीक है। देन आता है द एक्सोडस, यानी कि पलायन। अब जो लोग यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं इंडिया, वो सब तो कांशीराम और उसकी फैमिली को जो था फोर्स किया गया मजबूरन, उन्हें जो माइग्रेशन हो रहा था हिंदू और सिख्स का इंडिया की तरफ, कि अब वो लोग इंडिया जा रहे थे, तो इनको भी फोर्स किया गया कि अब आप भी वहीं जाओ, आप भी हिंदू हो, तुम भी वहीं रहो, हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। वो जर्नी बहुत ज्यादा भयंकर थी। आप लोगों ने उसमें देखा होगा ना, सनी देओल की जो मूवी है जिसमें वो पार्टीशन दिखाया गया है कि ट्रेन में जब लोग जा रहे होते हैं तो सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं। ट्रेन उस टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे, जब इंडिया से ट्रेन जा रही थी या फिर पाकिस्तान से ट्रेन आ रही थी, तो उनमें मतलब जिंदा लोगों से ज्यादा तो लाशें आ रही थी वापस। तो ये वाला सीन उस टाइम पे रियलिटी में हुआ था। अब वो जो रेफ्यूजीज थे, वो जो पाकिस्तान से छोड़कर इंडिया आए थे या फिर इंडिया से छोड़कर पाकिस्तान गए थे, उनको भूख, एग्जॉशन यानी कि थकान और अटैक्स जो थे वो बहुत ज्यादा फेस करने पड़े थे। बहुत सारे लोग तो रास्ते में ही मर गए थे। काशीराम जो था वो पूरी तरीके से टूट चुका था कि उसको अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ेगा, जो उसने जीवन वहां पे बनाया था अपना इतनी मेहनत से, एक बिजनेस स्टेबल किया था, उसकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और अरुण जो था उसको मतलब वो इमोशनली स्ट्रगल कर रहा था। पहला तो ये कि उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, दूसरा जो जर्नी में उसको इतने भयानक भयानक सीन देखने पड़े, तीसरा कि वो अपने प्यार से सेपरेट हो गया था नूर से, ठीक है। अब बात करते हैं लाइफ इन रेफ्यूजी कैंप्स। अब वो लोग इंडिया में आ चुके हैं, रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। तो देखो, उनकी फैमिली रेफ्यूजी कैंप में आ गई थी इंडिया में। अब जो जिंदगी थी वो उनकी यहाँ पे भी आसान नहीं थी, ठीक है ना। अब यहाँ से उनकी लाइफ और ज्यादा गंभीर होती चली गई। ग्रिम यानी कि गंभीर। देखो, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बीमारियां थी, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज यानी कि खाना, पानी, कपड़े, रहने की जगह, बहुत कम जरूरतों का सामान था, जिसकी वजह से जो सर्वाइवल था वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। कांशीराम जो था वो एक तरीके से सदमे में चला गया। वो अपने घर खोने का, अपनी पहचान और जो उसकी इज्जत थी जो उसने वहां पे क्रिएट की थी, उसका वो गम मनाता रह गया। देखो, इस टाइम पे अर्जुन ने एकदम मतलब मजबूत रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी जो दुख था और जो नूर की मेमोरीज थी वो उससे संभाली नहीं जा रही थी। देन आता है डेथ ऑफ लाला कांशीराम। देखो, लाला कांशीराम की जो हेल्थ थी वो खराब होती चली गई थी फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेन की वजह से, और वो रेफ्यूजी कैंप में ही मतलब वो गुजर गया था। और उसकी जो डेथ थी उसने सिंबलाइज किया था एंड ऑफ एन एरा, कि एक एरा जो अब यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं अरुण रेजोल्यूशन पर। देखो, जो नोवेल था वो
कंक्लूड्स विद अरुण's डिटर्मिनेशन कि अरुण ने कैसे हिम्मत दिखाई, उसने वापस अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश की इंडिया में। इतना ट्रोमा एंड लॉस उसको झेलना पड़ा, यंगर जनरेशन के रूप में एक हिम्मत से काम लिया और अपने आप को सामने रखा। अरुण की जो स्टोरी है वो ये हाईलाइट करती कि मतलब ह्यूमन कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितना सहन कर सकता है, अपने आप को कितना अडेप्ट कर सकता है इवन इन द फेस ऑफ अनइमेजिनेबल सफरिंग, यानी कि जितना वो सोच भी नहीं सकता था इतना उसको सफर करना पड़ा, इतनी उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, फिर भी उसने उन सबको सहा और अडेप्ट किया और अपनी एक नया जीवन बनाना शुरू किया इंडिया में। देखो नेक्स्ट आता है थीम्स एंड एनालिसिस ऑफ आज़ादी। तो अब इसके अंदर क्या क्या थीम्स थी तो मैं बता चुकी हूँ, पार्टीशन एंड कम्युनल वायलेंस वाली थीम थी। तो ये देखो थीम्स आप लोग अभी खुद देख लेना, ठीक है, कि क्या क्या थीम्स थी। बाकी फ्रीडम एंड इट्स आयरनिंग, यानी कि फ्रीडम भी इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ की थी इसके अंदर। आज़ादी की जो थीम थी वो दिखाई गई कि जब आज़ाद हुआ था तो तब क्या हुआ था, ये सब। देन ह्यूमन रिसाइलियंस एंड रिलेशनशिप्स की मतलब एक आदमी कितना सहन कर सकता है, मानव का समानता है ना, ठीक है, मानव समानता और उनके रिलेशनशिप्स उस टाइम पे कैसे बदले, एक इंसान ने कैसे दूसरे को छोड़ दिया, फिर कुछ यही सब बातें। देन आइडेंटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट की उनकी जो आइडेंटिटी थी जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई, उन लोगों ने जैसे लाला काशीराम ने बनाई थी, वो एक झटके में उनसे छिन गई और उन्हें अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, तो उन लोगों को वो डिस्प्लेसमेंट फील करना पड़ा था। रोल ऑफ वीमेन, उस टाइम पे महिलाओं को क्या योगदान रहा आज़ादी के टाइम पे, तो वो भी बताया हुआ है इसमें। देन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, देखो अब जैसे कि वो लाला काशीराम थे, उनकी तरह चमन लाल भी जो थे ना वो एक पार्टीशन सर्वाइवर थे। जब वो 19 साल के थे केवल 1947 में, तो उनको भी वो सारे लॉसेस फेस करने पड़े थे, यहाँ तक कि उनकी बहन जो थी करतार देवी, उसकी भी डेथ हो गई थी उसके अंदर। तो ये इनके थोड़ी मतलब पर्सनल टच भी मिलेंगे आपको इस स्टोरी के अंदर, तो अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। देन द क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी, अब देखो एक लड़ाई हुई आइडेंटिटी के लिए, अब अपने पहचान की खोज शुरू हुई कि आप वहां से छोड़कर यहाँ आए हो, अब एक नई पहचान बनाने का जो सवाल था वो सबके आगे आया। उसके अलावा गांधी क्वार्टेट मैंने जो बताई थी, जो वो बुक्स इन्होंने 4 लिखी थी वो। एंड अब आ जाते हैं मेन कैरेक्टर्स पे। देखो आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछा जा सकता है कैरेक्टर्स का, तो उसमें आता है लाला काशीराम, ये मेन कैरेक्टर था इसमें और इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ये दिखाने में कि कैसे एक आदमी को अपनी बसी बसाया जीवन छोड़कर दूसरी जगह जाने में कैसा फील होता है, जिस जगह को वो अपनी दुनिया मान चुका है अगर वो उससे अलग हो जाता है तो उसे कैसा फील होता है, ठीक है। और बैकग्राउंड अगर सोशल स्टेटस की बात किया जाए तो एक अच्छा खासा वेल्दी मर्चेंट था लाहौर से, जिसने इलाइट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था। शुरुआत में जितने भी वो पॉलिटिकल उतार चढ़ाव आ रहे थे जितने भी, तो उसने उन सबको मानने से मना कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ पे फोकस कर रहा था। देन जब पार्टिसिपेशन हुआ तो शुरुआत में उसने डिनाई किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं जाएंगे छोड़ के, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बाद में उसको वो वायलेंस फेस करना पड़ा और उसको मजबूर किया गया कि उसको वहां से छोड़कर जाना पड़ेगा। और जब वो अपनी मातृभूमि को छोड़कर गया तो वो मतलब इतना ज्यादा सदमे में चला गया कि वो बेचारा वहीं पे मर गया रेफ्यूजी कैंप में। रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो वो रिस्पेक्ट करता था, वैल्यू करता था अपने एम्प्लॉयज की, ठीक है ना, उनके साथ एक बॉन्ड बना के चलता था भले वो मुस्लिम क्यों ना हो। और जो वायलेंस हुआ था पार्टीशन के टाइम पे उसने कॉम्प्लिकेट कर दिया था इन सभी रिलेशनशिप्स को। देन आता है हमारी प्रभा रानी, ये कांशीराम की वाइफ थी, एक आइडियल एग्जाम्पल है गुड इंडियन वुमेन का। ये एक 40 साल की औरत थी जो एक मेच्योर एंड क्लेवर थी कि कैसे अपने घर को अच्छे से चलाया जाए। उसके खुद के कुछ सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे और उसका एक कलेक्शन था परफ्यूम साड़ीज एंड ज्वेलरी का। वो एक आइडियल वाइफ थी जिसको बहुत अच्छे से पता था कि कब ब्रेव होना है, अपनी मतलब हर सिचुएशन में अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रखना है, कहाँ पे वीक पड़ना है, उसे हर चीज पता थी। वो एक आइडियल वाइफ थी। जब लाला काशीराम अपने घर को चारों तरफ से देखता है तो वो महसूस करता है कि उसकी वाइफ ने कितने एफर्ट्स लगाए हैं, कितना हार्ड वर्क किया उस जगह को घर बनाने में। काशीराम जो था अपनी वाइफ को एक स्ट्रॉन्ग वीमेन बोलता था, ठीक है ना। और काशीराम और उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था ना, बात जो कम्युनिकेशन होती थी वो बहुत अच्छे तरीके से होती थी। काशीराम मतलब अपसेट भी फील करता था एट द एंड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि वो उससे बात नहीं कर पा रहा था ज्यादा टाइम से। मतलब ऐसा था ना कि जब वो अपना घर छोड़ के आया तो उसे इतना अकेला अकेला फील होने लगा कि उसने अपनी वाइफ को एक तरीके से इग्नोर ही कर दिया, और जिस वजह से मतलब वो अपसेट भी फील करता था कि मैं इससे भी अच्छे से बात नहीं करता हूँ इसलिए। देन जब अरुण ने उसको चांदनी से मिलवाया था कि ये मेरा प्यार है, तो उसने मतलब उसको ना तो अग्री किया ना ही डिसएग्री किया, तो वहाँ पे उसके ओपन माइंडसेट का भी पता लगता है।
उसके बाद जो तीसरा कैरेक्टर आता है वो आता है अरुण कुमार का। वो काशीलाल और प्रभा रानी का एक 20 साल का बेटा था जो मुरई कॉलेज में पढ़ रहा था सियालकोट में, और बाद में उसने अपनी स्टडीज जो थी इंडिया में कंप्लीट की थी इंग्लिश लिटरेचर से। वो टेनिस भी खेलता था। ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर था आजादी का। उसकी जो जर्नी थी वो पूरी तरीके से लव की थीम पर, लॉस एंड आइडेंटिटी इन द नोवेल, इस थीम पर बेस्ड थी। देखो वो गांधी को ज्यादा पसंद नहीं करता था, ठीक है ना, लेकिन वो उसकी इंसल्ट भी नहीं करता था। यहाँ पे उसके ये रोमांस और आइडियलिस्टिक के बारे में बताया हुआ है कि वो नूर से प्यार करता था। फिर दूसरा जो भी इतना सब कुछ हुआ था, उसको इतना सफर करना पड़ा था, वो सब बताया है कि जब वो अलग हो रहे थे नूर से और फिर जब पार्टीशन हुआ तो उसको क्या क्या सफर करना पड़ा, वो कितना अफेक्ट हुआ। बट उसको करेजियस एंड डिटरमाइंड भी बताया। देखो इतना सब कुछ डेंजर उसने देखा, केओस उसने देखा, फिर भी उसने इतनी हिम्मत की कि अब वो मतलब इंडिया में आके उसने अपने जो लाइफ थी वापस से शुरू करने की कोशिश की। देखो उसने बहुत सारी कोशिश की थी कि वो नूर के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करके रख सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। अब आता है हमारा कैरेक्टर चांदनी। देखो ये एक 18 साल की लड़की है, पद्मिनी उसकी माँ है, पद्मिनी की डॉटर है, और ये अरुण की दूसरी गर्लफ्रेंड थी। उसने अरुण से शादी करने का सपना देखा था और देखा था कि अब हम एक पीसफुल लाइफ को स्टार्ट करेंगे। देखो उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, उसने एक डिस्ट्रैक्शन का काम किया था अरुण के लिए कि अब वो नूर और मधु को भूल सकता था। लेकिन नहल ने यहाँ पे लिखा भी है कि चांदनी हैज सीप्ड सो डीपली, कि चांदनी जो थी अरुण के कॉन्शियसनेस में, उसके दिमाग में इतने तरीके अंदर तक घुस चुकी थी कि अब नूर जो थी वो सिर्फ एक मतलब माइलस्टोन दिखाई देती है कि जिसे सिर्फ वो याद रख सकता है कि हाँ पे एक टाइम पे ऐसा भी हुआ था, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से चांदनी के साथ था। देखो यहाँ पे नागेश्वरी राव ने लिखा भी है कि बोथ विमेन नूर एंड चांदनी जो थी उन्होंने एक खालीपन बना दिया था, क्रिएट कर दिया था अरुण की जिंदगी में एक खालीपन, अ लाइफ ऑफ अनफुलफिल्ड लव, की जो उसका प्यार कभी पूरा नहीं हो पाया, अ लाइफ फिल्ड विद ब्लू। एज अ लवर अगर बात किया जाए तो अरुण जो था वो डिसअपॉइंटेड रह गया इन द मतलब टिल द एंड ऑफ द नॉवल, क्योंकि उसकी लव स्टोरी कभी पूरी ही नहीं हो पाई। लेकिन वो फिर भी जिंदा रहना चाहता था, ओनली टू कीप इन मेमोरी चांदनी, चांदनी को अपने याद में रखकर वो जिंदा रहना चाहता था। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था सिचुएशन को लेके, लेकिन वो फिर भी अपनी लाइफ को वापस से शुरू करना चाहता था कि हो सकता है कि चांदनी किसी दिन वापस आ जाए। उसके अलावा एक हमारा कैरेक्टर आता है चौधरी बरकत अली। देखो इन्होंने एक पावरफुल सिंबल की तरह काम किया। प्री पार्टीशन वाला जो एरिया था, मतलब जो पार्ट था बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, उनका जो कैरेक्टर था वो दिखाता है कि जो आइडियल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता जो थी वो कैसे एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे, और वो कैसे ट्रेजिकली डिसरप्टेड हो गई बाय इवेंट्स ऑफ पार्टीशन। लाइक जब पार्टीशन की बात आई तो ये कि ये सब लोग एक साथ मिलके रह रहे हैं और मानवता दिखा रहे हैं, इंसानियत दिखा रहे हैं, तो एकदम से ये सब कैसे बिखर गया जब पार्टीशन की बात आई। ये बहुत ज्यादा जेनरस और काइंड हार्टेड था। इन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प ऑफर किया था, मतलब रिलीजन को परे रखते इन्होंने एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और केयरिंग फ्रेंडशिप थी इनकी लाला काशीराम के साथ। तो इन्हें बहुत ज्यादा मतलब इस चीज का ये जेन्युइनली कंसर्न थे उनकी हेल्थ को लेकर, और जब वो लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे थे तो पूरी तरीके से वो उनके लिए कंसर्न थे। देखो इतना सब कुछ हुआ लेकिन फिर भी जो बरकत अली थे वो अपने हिंदू फ्रेंड्स के लिए लॉयल रहे, ठीक है ना। जो उनके प्रिंसिपल्स लाइक ह्यूमैनिटी एंड फेयरनेस, वो उनको उन्होंने सबसे पहले रखा, ना कि ये कि आप हिंदू हो मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो वो उन दोनों चीजों के बीच में फंस रहे थे कि अब जो उनकी फ्रेंडशिप चलती आ रही है वो उसे बनाए रखे, या फिर जो उनकी कम्युनिटी उनसे एक्सपेक्टेशन रखती है वो किसका मतलब किसके ऊपर खड़े उतरे। तो वो उन दोनों डिसीजंस के बीच में जो थे एक तरीके से फंस गए थे। उनका जो कैरेक्टर है वो रिफ्लेक्ट करता है इमोशनल और मोरल डायलेमास को, जो एक इंडिविजुअल को फेस करना पड़ा था पोलराइज सोसाइटी के अंदर। देन सिंबल ऑफ अ लॉस्ट एरा, ये उसके एक सिंबल है। तो बरकत अली जो है वो सिंबलाइज करते हैं हारमोनियस को एग्जिस्टेंस को, यानी कि सब लोग जब हिंदू मुस्लिम सिख एक साथ रह रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज एक साथ रह रही थी पार्टीशन से पहले, तो वो उसको सिंबलाइज करते हैं। उनकी स्टोरी हाईलाइट करती है लॉस ऑफ शेयर्ड कल्चर एंड डीप ह्यूमन कनेक्शंस, एंड ही इज अ पोइग्नेंट रिमाइंडर ऑफ फ्रेंडशिप्स। तो फ्रेंडशिप के एक अच्छे खासे रिमाइंडर है, एंड यूनिटी जो कि इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया था पार्टीशन से कि वो कभी जुड़ नहीं पाए, यानी कि जो दोस्ती थी इनकी और जो एकता थी वो इस तरीके से टूटी कि फिर कभी जुड़ नहीं पाई। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे एंड में आपको कंक्लूजन ऐड कर लेना है 4-5 लाइन का, जो भी आपको समझ में आता है कि स्टोरी में जो हमें समझ में आया, आज़ादी स्टोरी किसके बारे में है, किसने लिखी है, कब लिखी थी, तो ये सब लाइनें ऐड कर लेना। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा सिलेबस है, ठीक है ना, इस बुक का ये खत्म हो चुका है।
अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और हाँ देखो, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसके क्वेश्चन आंसर्स करने से कोई फायदा नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको यूनिट वाइज जो है इसके नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। अब इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी नोट्स ले सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।